अस्सलाम वालेकुम। मेरी इन दिनों कराची थाने में नई नई पोस्टिंग हुई थी। मेरा पहला ही दिन था। एक अजीब सा आदमी मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ। मैंने देखा इसका रंग गंदमी और पुख्ता था, जबकि चेहरे पर ऐसी सफाकी थी कि इसे देखकर ही डर लगता था। इसने गिरेबान से एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा था। लड़के की उम्र बमुश्किल 14 से 15 साल होगी। इस लड़के को आगे की तरफ धकेल कर इस आदमी ने गुस्से से इस लड़के की तरफ देखा और बोला, लीजिए इसे गिरफ्तार कर लीजिए, थाने में बंद कर लीजिए, जैसे ये बहुत बड़ा चोर है, पैसे चोरी करता है। इसे शर्म भी नहीं आती कि ये कितने नेक खानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर मुझे इसके माँ बाप का डर न होता तो इसे बोरी में डाल कर फेंकवा देता। वो आदमी इतने गुस्से में था कि मैं तो डर ही गया। मुझे लगा कि लड़का वाकई में चोर है और बहुत बड़ा चोर है, क्योंकि आदमी का गुस्सा बता रहा था कि वो उस लड़के से ना सिर्फ बहुत नाराज़ है बल्कि गुस्से में भी है। मगर मैं बिना किसी सबूत के इस लड़के को जेल में नहीं रख सकता था। इस लड़के से पूछा कि ये लड़का तुम्हें कैसे चोर लगता है, तो अजीब बात की इसने। ये लड़का कब्रिस्तान से पैसे चोरी करता है। आदमी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने सोचा कि शायद इसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। घर से पैसे चोरी होने के सदमे से सठिया गया है। मगर इसने कहा कि यह लड़का कब्रिस्तान से पैसे चोरी करता है, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे लगा था कि लड़का वाकई अपने दिफा में कुछ बोलेगा, लेकिन वो सर झुकाए बैठा रहा था। बोलो लड़के, क्या ये बात सच है? तुम कब्रिस्तान से पैसे चोरी करते हो? मैंने भी फिलहाल इस बात की संजीदगी और नाज़गी की तरफ गौर किए बगैर इस लड़के से सिर्फ इसकी चोरी की तस्दीक करनी चाहिए, तो इसने हाँ में सर हिला दिया। जी हाँ, मैंने कहीं और से पैसे चोरी नहीं किए। कब्रिस्तान तो अल्लाह की ज़मीन है, वहाँ पर जितने पैसे पड़े मिल जाएं, वो रखने में कोई हर्ज तो नहीं है। ये सुनकर मैंने इस आदमी को वहाँ से जाने का हुक्म दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस लड़के से मुकम्मल तफ्तीश कर लूँ। ज़ाहिरा कब्रिस्तान से पैसे चोरी करने का मतलब तो यही होगा कि वो इन लोगों के जनाजों में शिरकत करता है और वहाँ इनकी जेब काटता है। एक यही सूरत हो सकती है। तो मैंने इससे इसी हवाले से सवाल किया, तो इसने कहा कि मैं किसी की जेब नहीं काटता साहब। वो बड़ा जज्बाती लग रहा था। मैं तो बस कब्रिस्तान में पड़े पैसे उठा लेता हूँ, इसमें क्या गलत है? कब्रिस्तान तो अल्लाह की ही ज़मीन है, वहाँ पर जो कुछ भी होगा वो हमारा ही हक है, हम भी तो ले सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो पैसे किसी के गिरे हुए नहीं थे। वो पैसे वहाँ लोग रोज़ रख कर जाते हैं। इन पैसों पर सभी का हक है। लड़के की बात सुनकर मैं कुछ उलझ सा गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कब्रिस्तान से पैसे कैसे हासिल करता है। तभी इसने मुझे बताया कि कराची में एक पुरानी कब्र है, जिसके बाहर बहुत सारे पैसे हर सुबह रखे होते हैं। वो लड़का सुबह के तकरीबन 3 बजे जाकर सारे पैसे उठा लेता है। मैंने इससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? बोला कि मुफ्त का माल है, मैं कैसे छोड़ दूँ? मुझे कब्र के बाहर पैसे पड़े मिलते हैं तो मैं ले आता हूँ। लड़के की बात सुनकर मैं खुद हैरान हो गया। ऐसा मुमकिन तो था नहीं कि किसी कब्र के बाहर आपको पैसे पड़े हुए मिल जाए। एक दिन ऐसा हो सकता है, दूसरे दिन भी, लेकिन ये तो इस लड़के का रोज़ का मामूल था। इसने मुझे बताया कि महीने में तकरीबन 15,000 रुपये वो इस कब्र से कमा चुका है। अब मुझे इसमें दिलचस्पी हो रही थी। ज़ाहिर है ज़हनी तवाज़ुन इस लड़के और बुढ़े दोनों का तो ख़राब नहीं हो सकता। बुढ़े ने तो लड़के को लाकर थाने में गिरफ्तार करवा दिया था। इससे ज़ाहिर होता था कि ये बात कितनी संजीदा और सच है। मगर मैंने अभी तक इस कब्र को देखा नहीं था। मैंने लड़के से कहा कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मुझे बताना होगा वह कौन सी कब्र है। लड़के ने मासूमियत से कहा कि अगर वो मुझे इस कब्र का पता बता देगा तो मैं भी वहाँ से पैसे चोरी करना शुरू कर दूंगा, या फिर बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा, तो इस तरह इसकी कमाई ख़राब हो जाएगी। मैं इसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अरे भाई, मैं सिर्फ सच की तलाश में हूँ। मुझे सरकारी तनख्वाह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे बेफिक्र होकर ये बात बता सकते हो। चलो अब बता दो कि वो पैसे कहाँ से मिलते हैं, तुम्हें, और कब्र कहाँ है? मेरी बात सुनकर लड़का कुछ मुतमईन हुआ था, मगर अभी तक मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था। कहने लगा कि मैं आपको शाम के 3-4 बजे लेकर जाऊंगा, वो कब्र दिखा दूंगा, फिर आप देखिएगा कि वहाँ पर आदमी भी आते हैं और पैसे फेंक कर चले जाते हैं। अच्छा ये बात है, चलो मैं तुम्हें इसी वक्त लेकर चलूँगा जब वहाँ आदमी आते हैं। तुम मुझे वो वक्त बता दो। देखो, मैं तो सिर्फ सुबह के 3-4 बजे जाता हूँ, तब वहाँ पैसे पड़े होते हैं। मैंने बहुत सारे आदमियों को कब्र के आसपास घूमते देखा है, तो मुझको खूब मालूम है कि पैसे वही फेंक कर जाते हैं। अगर इनको पैसे चोरी नहीं करवाने होते तो वो वहाँ फेंकते ही क्यों हैं? लड़के की बात बिल्कुल सही थी। इसने कहा कि रात के 12 से 1 बजे के दरमियान पैसे तो वहाँ नज़र आ जाते हैं, मगर आदमी चौक के आसपास ही फिर रहे होते हैं, तो इसलिए वो पैसे नहीं उठाता, बल्कि सुबह के करीब आकर वो पैसे उठा लेता है। अगर तुम पैसे ना उठाओ
तो क्या वो वहीं पड़े रहते हैं? जी नहीं, वहाँ पड़े तो रहते हैं मगर इस पर गोरकन की भी नज़र होती है। ये जो आपके साथ आया था कब्रिस्तान में, इसकी नज़र अकाब की तरह तेज़ है। ये सारे मामलात पर नज़र रखता है। ये बस पैसों को पड़े रहने देता है, किसी को उठाने नहीं देता। हर वक्त पहरा करता रहता है, मगर मैं ज़रा फुर्तीला हूँ तो पैसे लेकर भाग जाता हूँ। ये मोटा है, मेरे पीछे भाग नहीं सकता। बाकी लोग तो शायद मारे शर्म के नहीं उठाते होंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ से पैसे उठाने का मज़ा ही और है। आज इसने मुझे पकड़ लिया है और आपके पास थाने में ले आया। मुझे तो समझ में नहीं आती कि गोरकन का जाता ही क्या है। या तो वो पैसे खुद रख लिया करे या मुझे लेने दिया करे। आखिर किसी के तो काम आएंगे ना वो पैसे। ख्वाम ख्वाह वो वहाँ पड़े रहने देता है। ऐसे तो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। लड़के की बातें सुनकर मुझे हैरत हुई थी। मैं इसके साथ शाम के वक्त थाने से निकला तो इसने मुझे पुराने कब्रिस्तान का रास्ता बता दिया। कब्रिस्तान में हम लोग पहुंचे कि एक पुरानी सी कब्र थी जिसके आसपास और कोई कब्र ना थी। ये बिल्कुल अकेली कब्र थी। इसे देखकर लगता था कि बरसों पुरानी कब्र है जिसमें कभी किसी को दफन तो किया गया होगा। मगर इसके बाद इसके वाहिकीन ने इसे पूछने की या कब्र की बरामद करने की जहमत नहीं की थी। कब्र बहुत खस्ता हाल लग रही थी। बहरहाल मैंने कहा यहाँ तो कोई पैसा नहीं। लड़का बोला कि हम चलकर गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, 1-2 घंटे बाद यहाँ पर पैसों की भरमार होगी। मैं तो बस अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़े से ही पैसे उठाता हूँ। पता नहीं गोरकन को क्या मिर्चें पड़ गई हैं कि वो मेरी रोज़ी पर लात मारना चाहता है। लड़के की मासूमाना बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी, मगर मैं खामोश रहा। 2 घंटे के बाद इसने कहा कि अब हम चल सकते हैं, वहाँ पैसे होंगे। मैं वहाँ पहुँचा तो वाकई में कब्रिस्तान के गिर्द यानी इस कब्र के इर्द गिर्द काफ़ी सारे पैसे बिखरे हुए थे। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये नोट असली हैं? तो जैद ने कहा कि ये नोट बिल्कुल असली है। इन्हीं को उठाने पर वो आदमी मुझसे लड़ता रहता है। मैंने कहा, चलो तुम 3-4 बजे के करीब दोबारा आना। इन पैसों को फ़िलहाल यहीं रख दो। मैं देखूंगा कि गोरकन तुम्हें क्या कहकर मना करता है। फिर मैं भी पीछे से निकल आऊँगा और इससे पूछूंगा कि ये माजरा क्या है, पैसे कौन रख कर जाता है। चलो हमारा जहन तो साफ हो जाएगा ना। मेरी बात सुनकर इस लड़के ने हाँ में हाँ मिलाई। फिर कुछ सोच कर बोला, लेकिन जब हम वहाँ जाएंगे तो गोरकन हमें देख लेगा। इससे अच्छा है कि हम इस वक्त जाएं जब आदमी वहीं रहते हैं। इसी बहाने आप आदमियों को भी देख लीजिएगा जो वहाँ पैसे फेंक कर जाते हैं। आपको मेरी बात पर मज़ीद यकीन आ जाएगा। लड़के की बात दुरुस्त थी। मैंने कहा, चलो तुम्हारे बताए हुए वक्त के मुताबिक चलेंगे। 12-1 बजे हम दोबारा कब्रिस्तान गए थे। कब्रिस्तान में हल्की हल्की सी आवाज़ें थीं। मैंने देखा कि 2-3 आदमी धीरे धीरे कब्रिस्तान में चल रहे थे, मगर इससे पहले कि मैं वहाँ पहुँचता, देखता और समझने की कोशिश करता, मैंने देखा तो इनमें से एक आदमी गायब हो गया था। बाकी 2 भी इधर उधर खिसक गए थे। कब्र के बाहर कोई पैसा नहीं था, लेकिन मुझे ज़ैद ने बताया था कि थोड़ी देर के बाद ये लोग पैसे रख कर चले जाएंगे। माहौल भी बड़ा पुरसरार सा हो गया था। अमावस की रात थी। मुझे कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो चांद भी शायद बादलों में छुपा हुआ था। चांद सामने नहीं था, चांदनी भी नहीं थी और मैं रोशनी कर नहीं सकता था, वरना ये लोग अलर्ट हो जाते और यहाँ से भाग जाते। मगर अब हमें पैसों का इंतज़ार ज़रूर था। कुछ देर के बाद वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। हम लोग गाड़ी से दोबारा उतरे। अब बस हमें जाकर इस कब्र के पास से पैसे चुनना थे। मैंने इस लड़के से कहा कि तुम आगे हो जाओ, पैसे तुम इकट्ठे करना और इस बार भागना नहीं। गोरकन अगर तुम्हें आकर पकड़ता है तो इसे पकड़ने देना, इससे मैं निपट लूँगा। लेकिन तुम वहाँ से पैसे ज़रूर उठाओ और ऐसे उठाओ कि गोरकन को पता चले और वो आकर तुम्हें रोकने की कोशिश करे। चनाचा ऐसा ही हुआ। जैद जैसे ही पैसे उठाने लगा तो गोरकन भागता हुआ आया और किसी चील की तरह इस पर झपट पड़ा। तुझे मैंने मना किया था खबीस, तो फिर आ गया है पैसे चोरी करने। पुलिस वालों ने तुझे कुछ कहा नहीं था, सज़ा नहीं दी। चोरी की गोरकन की बड़बड़ाहट देखकर मैं भी सामने आ गया। मुझे देखकर गोरकन का रंग पीला पड़ गया। क्या बात है उस्ताद, आप इसे यहाँ से पैसे उठाने को मना कर रहे हैं, मगर ये तो सच कहता है पैसे किसी की मलकियत नहीं है। पैसे तो यहाँ पर लोग खुद फेंक कर जाते हैं, तो आप इसे क्यों मना करते हैं? इस बात की बिना पर आप इसे मेरे पास लेकर आए थे ताकि मैं इसे गिरफ्तार करूं, सज़ा दूं, जेल में डाल दूं। ऐसी बात नहीं है जी, मैं तो इसे इसलिए मना कर रहा था क्योंकि ये बुज़ुर्गों की कब्रें हैं। यहाँ से पैसे उठाना
बेबरकती का बाइस होता है, और अगर ये पैसे उठा भी लेता है, इन्हें खर्च करेगा, तो आपको क्या लगता है कि इसकी ज़िंदगी में बरकत बाकी रहेगी? बुजुर्गों की कब्र से खेलने का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। लड़के, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ से पैसे रुपया मत उठाया करो। तो कौन उठाएगा ये रुपया? आपको नहीं लगता कि ये पैसे ज़ाया हो रहे हैं? जी हाँ, लगता तो है मुझे, लेकिन वो पैसे असल में ज़ाया होते नहीं हैं। मैं इस पैसों को जमा कर लेता हूँ या फिर किसी ऐसे शख्स को दे देता हूँ जिसको इसकी ज़रूरत होती है, मगर ये पैसे तो यहीं पड़े रहते हैं। जी हाँ, ये पैसे बस मैं 2 दिन के बाद उठाता हूँ, और इसकी भी कुछ वजूहात हैं। अब हर बात मैं इस चुंगले के सामने आपको बता नहीं सकता। मैं गोरकर की बातें समझ नहीं पा रहा था और कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी। मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि ये लड़का अगर गोरकर के रहमो करम पर छोड़ देता हूँ तो वो इसे जान से भी मार देगा, क्योंकि जाहिर है मामला पैसों का था, और पैसों पर लोग जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। मैंने गोरकर से कहा कि मुझे तुम्हें इस कब्र के हवाले से खबर देना होगी, वरना जाहिर है मुझे ज़्यादा तफ्तीश करना पड़ेगी। कैसी खबर? गोरकर ने मुझसे हकलाते हुए सवाल किया, तो मैं इसे बस देखता ही रह गया था। इसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी, वो मुझसे नज़रें चुरा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हो। वो जी, मैं क्या कह सकता हूँ, लोगों की अपनी मर्जी है, लोग क्यों यहाँ पर पैसा फेंक जाते हैं। देखिए जी, आप भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि कोई भी शख्स पैसे की बेकदरी नहीं करता। लोग अगर यहाँ आकर पैसा फेंकते भी हैं तो इसकी भी कोई वजह होगी। जी जी, वजह है ना। गोरकर ने खुद को संभालते हुए थूक निकली और मेरी तरफ चोर नज़रों से देखकर बोला, वो यहाँ पर एक पीर साहब की कब्र है, इसी पर ये लोग पैसा फेंकने आते हैं ताकि उनके लिए वो पीर साहब दुआ करें। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात सच मान लेता हूँ, तो फिर तुम इस बच्चे को ये पैसे जमा करने से क्यों रोकते हो? इसलिए कि हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पर कोई मज़ार वगैरह बना दे। पीरों का मज़ार होगा तो लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। लोग यहाँ आकर दुआ भी करेंगे और पैसे भी किसी बक्से में डाल दिया करेंगे। लोग पीर साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। दरअसल ये कब्र पीर साहब की ही है, इन्हीं की वजह से तो लोग यहाँ आते हैं, वरना इस पुराने कब्रिस्तान में तो लोग अपने रिश्तेदारों को भी भूल भाल कर सालों में कहीं एक बार चक्कर लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कोई लोग यहाँ आकर पैसा फेंक रहे हैं तो कोई वजह तो होगी। आहिस्ता आहिस्ता वो पुरएतमाद लहजे में मुझसे बात कर रहा था। तो चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, मगर अब दोबारा इस लड़के को तंग मत करना। ये लोग अगर तबर्रक के तौर पर पैसे रख ही जाते हैं तो ये लड़का भी फजूल खर्ची के लिए तो पैसे यहाँ से नहीं उठाता। कोई ना कोई मजबूरी होगी इसकी, और वैसे भी इससे बड़ा सवाब कोई नहीं कि गरीबों की मदद की जाए। मैं इस लड़के का अच्छा सा रोबदाब बना दिया था। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया था कि अब ये गोरकर इस लड़के को यहाँ आने पर नहीं रोकेगा और ना ही पैसे उठाने पर कोई सज़ा देगा। मैं मुतमईन होकर वहाँ से आ गया था, मगर मुझे इस कब्र पर दोबारा लाजमी जाना था। ज़ाहिर है कब्रिस्तान में कोई तो चीज़ ऐसी थी जिसकी वजह से ये लोग आकर यहाँ पैसे फेंकते थे। अगले दिन की बात है, मेरे जहन में ये वाक़या चल रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि 12 बजे हैं, क्यों ना जाकर मैं देखूं कि वो लोग वहाँ कल भी कब्रिस्तान में आए थे, आखिर गए कहाँ। अब ज़ाहिर है मुझे कुछ तो देखना था। बिला वजह तो मेरे जहन से ये तजस्सुस जाने वाला नहीं था। मैं फ़ौरन ही इस कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। मैं अपनी गाड़ी दूर खड़ी करके अंदर जाने लगा, तभी मेरी नज़र 2-3 आदमियों पर पड़ी जो कि इसी कब्र की तरफ जा रहे थे जहाँ मैंने अक्सर पैसे पड़े हुए देखे थे। मैंने देखा कि ये लोग इस कब्र को धीरे धीरे खोद रहे थे। इनकी कब्र खोदने की देर थी कि वहाँ पर गोरकन भी आ गया था। गोरकन इस वक्त काले कपड़ों में मलबूस था। पहले मुझे शुबा हुआ कि इन लोगों ने कब्र पर कोई जादू वगैरह करना है, मगर इस वक्त मैं हैरान रह गया जब मैंने एक बड़े सूट बूट वाला आदमी वहाँ देखा, और वो आदमी तो बड़ा माकूल लग रहा था। बहरहाल इन सब लोगों ने मिलकर इस कब्र को खोदना शुरू कर दिया। तकरीबन 2-3 मिनट ही लगे थे। कब्र के ऊपर से एक मोटा ढक्कन उठाया गया। ढक्कन ऐसा था जैसे संदूक के ऊपर ढक्कन होता है। इस ढक्कन को खोला गया, फिर 2-3 आदमी नीचे कूद गए। मैं ये सारा मंजर खड़ा देख रहा था और हक्का बक्का भी हो गया था, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा था कि ये लोग इस कब्र में क्या करने उतरे हैं। मैंने सोचा कि इस वक्त अगर मैं इनके दरमियान में जाता हूँ तो हो सकता है किसी ने शराब पी रखी हो या फिर कोई ताकत के नशे में
چور ہو کر مجھے مار دے، میں اپنا نقصان برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے لیے تو بہتر یہی تھا، میرے لیے سچ جاننے کا سب سے بہترین طریقہ تھا۔ میں کل دن کو آ کر اس جگہ کی تفتیش کروں، تلاشی لوں کہ یہاں پر آخر کیا چیز ہے جس پر یہ لوگ پیسے پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ اگلا دن بڑا مصروف گزرا تھا۔ جب میں قبرستان سے نکلا تو میرے دل میں ہزاروں سوالات چل رہے تھے۔ دماغ تھا کہ بس سوالوں سے پک گیا تھا۔ میرے دماغ میں ایک سے بڑھ کر ایک سوال تھا، لیکن کسی کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اگر اس دن مجھے مصروفیت نہ ہوتی تو اسی دن شام کو چلا جاتا۔ بہرحال اس سارے سلسلے کو 2 سے 3 دن گزر گئے تھے۔ مجھے تو وہاں پر جانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ 2 دن بعد میں نے 3-4 لڑکوں کی نفری لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ انہیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں انہیں کس طرف لے جا رہا ہوں۔ ہم نے آج سے پہلے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ پرانے قبرستان پہنچ کر میں نے لڑکوں سے وہ قبر کھودنے کا کہا تھا۔ ابھی ہم لوگ اس قبر کے پاس ہی گئے تھے کہ گورکر نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ صاحب جی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں تو ایک پیر صاحب کی قبر ہے۔ ایسے اگر آپ قبر کھودیں گے تو ان کا غم و غصہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ لوگ یہاں بلا وجہ تو نہیں آتے، آ کر نذرانے چھوڑتے ہیں، اور آپ ہے کہ پیر صاحب کی قبر کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ آپ کو کیا جرم کیا ہے جو آپ ایسا کر رہے ہیں؟ یہ آدمی جیسے باتیں کر رہا تھا، میں خوب سمجھتا تھا کہ یہ اس قبر کو کھولنے نہیں دینا چاہتا، لیکن ظاہر ہے میں اس سے پوچھنے پر تو کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ گورکر مجھے کہتا رہ گیا کہ آپ اس قبر کو نہ کھودیں۔ اگر میں نے اپنے لڑکوں سے کہا کہ ہمیں سچ تک ضرور پہنچنا ہے، کیا پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس لیے اس قبر کو کھودنا ضروری ہے۔ انہوں نے قبر کو کھودنا شروع کیا تو آگے لوہے کی ایک سل تھی جس کا وزن تقریباً 30 سے 40 کلو ہوگا۔ بڑی وزنی سل تھی جسے مشکل سے ہم لوگوں نے مل کر ہٹایا تھا۔ سل ہٹانے میں مجھے 5 منٹ کا وقت لگا تھا، کیونکہ ایک تو سل وزنی تھی، دوسرا ہمیں پتہ نہیں تھا یہ کھلتی کدھر سے ہے۔ بس اب ہم ہی ایسا کر رہے تھے کہ گورکر وہاں سے بھاگنے لگا۔ میں نے 2 لڑکوں کو اسے پکڑ کر وہاں بٹھانے کو کہا۔ لڑکوں نے گورکر کو پکڑ کر سائیڈ پر باندھ دیا تھا۔ وہ بھی مجبور ہو گیا تھا، چلانے لگا تو اس کے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اس سل کو ہٹایا تو مارے حیرت کے ہم سب کی تو جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہاں کوئی قبر نہیں تھی بلکہ ایک کالا اندھیرا سا۔ سل ہٹاتے ہی ہمیں 5 سے 6 سیڑھیاں نظر آئی تھیں۔ ان سیڑھیوں کو پار کرنا کوئی مشکل بات نہیں تھی، مگر آگے سخت اندھیرا تھا جس سے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ گورکن پر تھوڑا دباؤ ڈالا تو اس نے ہمیں ٹارچ لا کر دی۔ اس نے اپنے کمرے میں ٹارچ بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہی ٹارچ استعمال کر کے شاید وہ آگے جاتا تھا، اور آگے کیا تھا یہ بھی ہمیں نہیں پتا تھا۔ ٹارچ سے راستہ روشن ہوتے ہی ایک سرنگ نظر آئی تھی۔ 2 لڑکوں کو میں نے باہر رکنے کے لیے کہا اور 2 کو اپنے ساتھ اندر آنے کو کہا۔ دونوں لڑکے میرے ساتھ اندر آ گئے۔ سرنگ میں 3-4 آدمیوں کے گزرنے کی جگہ تو تھی، سرنگ کچی بھی تھی اور نئی بنائی گئی تھی۔ دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ کسی اناری نے ہی بنائی تھی۔ ہم لوگ سرنگ پار کر کے آگے گئے تو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ دروازہ بھی کچھ خاص نہیں تھا، بس آگے ایک لکڑی کا تختہ رکھا ہوا تھا۔ تختے پر لات مارتے ہی ہم لوگ ایک پکے کمرے کے فرش پر آ گئے تھے جس پر ایک ڈھکن سا رکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ یہ سرنگ اس گھر میں کیوں کھلتی ہے، اور یہ سرنگ ہے کسی کے گھر کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ زیادہ تر سرنگیں تو جیل کے ساتھ بنائی جاتی ہیں تاکہ قیدی بھاگ سکیں، مگر یہاں تو عجیب معاملہ تھا۔ یہ سرنگ ایک گھر میں کھل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ گھر کے لوگوں کو جا کر ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا، تو ہمیں باہر سے پتہ چلانا ہوگا کہ یہ گھر کس کا ہے، مگر چونکہ ایسا کرنا مشکل ہو رہا تھا تو میں لڑکوں کو لے کر یونیفارم میں ہی گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مجھے یہ پتہ چل چکا تھا کہ کمرے کو باہر سے بند کیا گیا ہے، اس لیے ہم نے دروازے کو زور سے کھولا۔ 3 جوان آدمی تھے، دروازے کو توڑنا مشکل کام نہیں تھا۔ دروازہ توڑا تو آگے ہکے بکے مولوی صاحب کھڑے تھے۔ یہ گھر تو ایک امام مسجد کا تھا۔ ہمیں اپنے گھر میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ تم کون ہو بیٹا، کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے انہیں سرنگ کے بارے میں بتایا تو ان کا رنگ پیلا ہو گیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک دم ایک مرد کی آنکھوں میں آنسو آ جانا ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اور وہ بھی ایک امام مسجد جو کہ بہت مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اور حیرت بھی کہ آخر امام صاحب رو کیوں رہے ہیں، آخر دنیا سچ ہی کہتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سامنے موجود کرسی پر ڈھے سے گئے۔ کیا ہوا امام صاحب؟ ہم تو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں میرے گھر کے
ساتھ ایک قبر ہے جس پر پیسے پڑے رہتے ہیں، مگر مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے لوگ؟ جی بس 2-3 سال پہلے میں نے ایک عورت سے شادی کی تھی، تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میرے ساتھ موجود لڑکے نے امام صاحب سے پوچھا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ ان کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، مگر پھر انہوں نے اپنی زبان سے اپنی کہانی سنا دی۔ بس بچے نہ پوچھو، میں نے جس عورت سے شادی کی تھی سبھی نے مجھے اس سے بیاہ کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ وہ بازار میں بیٹھتی تھی، مگر میں نے سوچا شاید میرے ساتھ شادی کر کے وہ رائے راست پر آ جائے۔ میری بیوی ویسے ہی میری سخت طبیعت کی وجہ سے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے اس عورت سے شادی کر کے اسے اپنا نام دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری دولت اور میری شہرت کو دیکھ کر یہ سدھر جائے گی اور وہ کام کرنا چھوڑ دے گی جو یہ چند روپوں کے عوض کرتی تھی، مگر اس نے یہاں آ کر ایک نئے ڈھنگ اور نئے انداز سے یہ کام شروع کر دیا، جس کے بارے میں مجھے شک بھی تھا۔ لوگوں نے بھی مجھے کہا کہ تمہارے گھر کے پاس جو قبر ہے تم اسے کھدوا کر دیکھ لو، ضرور کوئی کچھ کر رہا ہے، مگر مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب نادیہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کر چکی ہے تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گی، مگر یہ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ میں کیا چاہتا تھا کہ اس راستے سے اس کے گاہک اب بھی اس سے ملنے آتے ہیں۔ مجھے تو لگتا تھا کہ لوگ جو کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ میری بیوی گھر کے دروازے کو ہمیشہ بند رکھتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کہیں باہر آتے جاتے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں مر جاؤں گی اور گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ میں کیا جانتا تھا کہ اس کے گھر سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صرف یہ کہہ کر امام صاحب ایک دفعہ پھر سے ڈھے گئے۔ انہیں شاید ہارٹ اٹیک آ گیا تھا، مگر میں یہ سوچ پر مجبور ہو گیا کہ عورت بھی کتنی بے وفا ہے۔ بے وفائی پر اتر آئے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ اس کی عمر کیا ہے، رتبہ کیا ہے اور شوہر محبت کتنی کرتا ہے۔ بس کہتے ہیں کہ کچھ بری عادتیں انسان کی شادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں ایک بھاری دل کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا تھا، کیونکہ یہ ان کا ذاتی معاملہ تھا اور میں اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔